नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो इकोनॉमी का जो आज हमारा तीसरा सेशन होने वाला है वो बेस्ड है उद्योग क्षेत्र पे। अब उद्योग क्षेत्र से लास्ट ईयर के जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं जो कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में है। तो इनको हम वन बाय वन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि जब भी आप इन सेशंस को देखते हैं तो कम से कम एक पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये 25 मिनट 30 मिनट का एक वीडियो कोई बन रहा है तो उसमें से जो भी चीज़ें आपको रिलेवेंट लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे भूल सकती हैं या नहीं समझ में आती तो उनको आप एक बार नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स्थापना वर्ष के संदर्भ में केयर ICRA क्रिसिल का कालक्रम है। तो क्या क्या है? तो क्रिसिल का जो स्थापना वर्ष है वो 1987 है, ICRA का स्थापना वर्ष 1991 है और CARE का स्थापना वर्ष 1993 है। तो ये आप याद रखिएगा। लघु उद्योगों के लिए बनी समितियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित स्थिति निम्नतम है। तो कार्य समिति बनी 1955 में, नायक समिति बनी 1991 में, आबिद हुसैन समिति बनी 1995 में तथा SS कोहली समिति बनी 2000 में। ठीक है। इसके बाद CSR यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? तो कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉरपोरेट शासन का आधार देता है। दूसरा इसका पॉइंट है, इसके तहत किसी कंपनी को कुल संचालन का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करने की बात कही गई है। तो CSR के बारे में ये दोनों फैक्ट सही हैं और इनको आप याद रखिएगा। एक बार PCS में पूछा गया, उसमें पहला तो सही था लेकिन यहाँ पे 1% लिखा हुआ था। ठीक है, दो स्टेटमेंट करके पूछे गए थे कि इसमें से कौन सा सही है, तो पहला सही हो गया था क्योंकि कुल संचालन का 2% जो है CSR पे खर्च करने की बात कही गई है। इसके बाद विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा सितंबर 2020 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला किसको? तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला है ये। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो वो अखबारी कागज के उद्योग से है। उद्योगों के संदर्भ में बिहार में संभावनाएं हैं तो तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है तो महिलाओं यानी SC और ST से। इसके बाद निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर एक्सेंचर सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। ठीक है। वर्ष 2022 में वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में TCS दूसरे स्थान पर है और ये दोनों ही कथन सही हैं। सैद्धांतिक तौर पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR का अर्थ है क्या? सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उपकार करना। ठीक है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो बनाया जा रहा है तो कहाँ पे? वो नासिक में बनाया जा रहा है। और भारत में अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। क्या है? सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा तथा नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं तथा सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। नेक्स्ट है, गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत विनिर्माण तथा खनन में से किसी एक को औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में शामिल नहीं किया जाता तो किसको? ये गैस और जलापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। वर्ष 2023 के प्रारंभ में इस्पात उद्योग में विश्व में सबसे ऊपर रहा चीन, भारत दूसरे स्थान पर। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करती हैं। उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है तथा अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। इसके बाद है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है पावरलूम सेक्टर में। व्यापार एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत किया जाता है क्या? तो वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाओं का किया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा। 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई तो कितनी? तो वो की गई 10,089 रुपये। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन किया गया कब? तो ये 31 मार्च 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत। दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा विकसित किया जा रहा है जापान के सहयोग से।
और इसके बाद वैश्विक होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम खोला गया है कहाँ पे? तो वो हैदराबाद में खोला गया है। औद्योगिक विकास केंद्र बानभौर स्थित है कहाँ पे? मुरैना, मध्य प्रदेश में। और निर्यात उत्कृष्ट शहरों में मध्य प्रदेश में शामिल दो शहर कौन कौन से हैं? तो देवास है और इंदौर है। देवास किसके लिए है? तो ये फार्मास्यूटिकल उत्पाद विकास के लिए, और इंदौर जो है वो सोया मिल तथा सोया उत्पाद हेतु। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये मेक इन इंडिया के हैं। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया तथा डिजिटल इंडिया में से औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है कौन? तो डिजिटल इंडिया नहीं है ये। 28 फरवरी 2023 को जारी 2022-23 के अनुसार 2022-23 में भारत की जीवीए में उद्योग का अंश है कितना? तो वो है 25 से 30% के मध्य। भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से निवेश अधिक नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होती है कितनी? तो वो होती है 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई। ये आलोचनाएं थी क्या? अनिश्चित औद्योगिक औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा तथा विदेशी निवेश में गलत विश्वास। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए विनिवेश की सीमा कितनी है? तो वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ कब? तो ये पारित हुआ 2006 में। एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है, कब किया गया है? तो ये 2020 में नया वर्गीकरण किया गया है। अभी हम आगे इसको देखेंगे। जोखिम पूंजी से तात्पर्य है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। कथन और कारण का एक प्रश्न है। अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। तो ए और आर तो दोनों सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? तो वो की गई थी 1948 में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर कितने हैं? तो वो 4 हैं, अब घटकर रह गए हैं वो। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत की गई कब से? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना से की गई है। भारत में उद्यमों हित लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। 31 मार्च 2016 को पंजीकृत कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे थी? तो ये थी तमिलनाडु में। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है तो प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। कागज विनिर्माण हेतु प्रसिद्ध है कौन कौन? तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, किस पर की जाती है? तो ये अभिदत्त पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी के तुलन पत्र से बताना संभव होता है क्या क्या? कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को। इसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG में शामिल नहीं किया जाता है तो स्वचालित वाहन जैसे कार और मोटरसाइकिल को। नीचे ये दिया गया है, ये सारे सही सुमेलित हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम बाल्को कहते हैं ये कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल जिसको कहते हैं हीराकुंड में है ये। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे मालको कहते हैं ये सलेम में है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको हम हिंडाल्को कहते हैं तो ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के रेनकोट में है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है यहाँ पे। पर्ल फिशिंग तूतीकोरन, ऑटोमोबाइल्स पुणे, पोत निर्माण मारमुगांव और इंजीनियरिंग सामान कहाँ पे? पिंजौर में। निजीकरण की सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण रीत यह क्या है? तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई थी।
राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ, भिलाई पूर्व यूएसएसआर के सहयोग से हुआ, दुर्गापुर यूके के सहयोग से हुआ और बोकारो जो है ये यूएसएसआर के सहयोग से हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा आप। इसके बाद भिलाई कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में है। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पे, सूरत में स्थापित किया गया है। और सार्वजनिक प्रतिष्ठान है ये, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर तथा एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई, तो ये 2000 में हुई थी। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है क्या क्या, बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की निर्धारित सीमा है कितनी, तो वो 100% है। इसके बाद ये सारे सही सुमेलित हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश पोत निर्माण, मूरी झारखंड एल्यूमिनियम, गुड़गांव हरियाणा मोटर गाड़ियाँ और पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक। फिर ये सही सुमेलित हैं। आंवला उर्वरक से रिलेटेड है, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर जो है विस्फोटक से रिलेटेड है। फिर यहाँ भी ये सही सुमेलित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी कानपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की किसने, तो वो आबिद हुसैन समिति ने की। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था, तो लघु और मध्यम उद्योग से संबंध था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में भारत की औद्योगिक विकास दर अनुमानित की गई तो 11.1%। प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों की सलाह दी जाए किसने, तो ये दी प्रणब मुखर्जी ने। सरकार की एक पहल SWAYAM, इसका लक्ष्य है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रोग्राम वर्ष 2014 में आरंभ किया गया तथा इसका उद्देश्य जो है भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो वो शेर है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है किसके लिए, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए की गई है। 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है, तो रुग्ण लघु उद्योग की पुनर्संरचना तथा औद्योगिक पुनर्संरचना के प्रक्रम में छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है क्या है, उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन किया गया है, तो सामाजिक सुरक्षा हेतु। इसके बाद अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहद उद्योग जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं हैं, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीह व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ ही अल्प कुशल कर्मियों को कोई भी काम प्रदान करते हैं। तो ये उसकी की पॉइंट है, ये सब आप याद रखिएगा। ये सारे सही सुमेलित हैं। कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, रेल डिब्बा कपूरथला, बरौनी तेल शोधन। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है किससे, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है, तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कक्ष की खाड़ी स्थित कांडला प्रसिद्ध है, तो ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। 31 मार्च 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में सीमेंट, कोयला, बिजली तथा इस्पात उद्योगों में अधिकतम समृद्धि दर सीमेंट उद्योग की है। इसके बाद सही सुमेलित है ये सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला, कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश सीमेंट, कोयाली बड़ोदरा गुजरात तेल और आनंद गुजरात दूध से। नायक समिति का संबंध है, तो नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। क्रिसल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मूल्यांकन करता है किसकी, तो कंपनी के साख की स्थिति का। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत उद्योग माना गया है, तो लोहा और इस्पात उद्योग। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद
का संदर्भ है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग क्या है? तो वो है हथकरघा उद्योग। और सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है सूती वस्त्र क्षेत्र में। भारत में उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है कौन? श्रम ब्यूरो। श्रम गहन उद्योग वह उद्योग है जहाँ पे अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं की में सहायता करने के लिए एजेंसी है कौन? उद्योग बंधु समूह, जो औद्योगिक संबंध के सहभागीदार हैं। श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार। भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वह कौन सा उद्योग है? तो वह है कपड़ा उद्योग। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र क्षेत्र। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं हैं, क्या क्या हैं? तो पूंजी का अभाव है, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, आधारभूत संरचना की बाधा है, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता। तो ये सारे लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं हैं। इसके बाद भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, इसलिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रमोशन देना चाहिए। वित्त, विपणन, कच्चा माल तथा हड़ताल एवं तालाबंदी में से एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। क्या? हड़ताल और तालाबंदी वहाँ नहीं होती है। कथन और कारण के एक प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो ए सही है पर आर गलत है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले बना, कहाँ बना? तो ये भारत में बना। वर्ष 2021-22 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन थे। और ये जो दिया गया ये सही सुमेलित है। सीमेंट उद्योग कटनी, सूरत जो है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, चुर्क जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ध्रुव रिएक्टर जो है वो कलपक्कनम। सही सुमेलित है। टीटागढ़ जूट का सामान, बेंगलुरु रेशमी वस्त्र, लुधियाना ऊनी वस्त्र और ऊनी कालीन जो है वो भदोही में बनती है। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां होने का मूल कारण है क्या? बिजली की प्रचुर आपूर्ति। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो वो गुजरात में पाई जाती हैं। कथन दिया गया है तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण क्या बताया इसमें? इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधि एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और उसकी एक सही व्याख्या करता है। प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या है? तो नीति निर्णय लेने में भागीदारी। भिलाई, रांची, आसनसोल तथा दुर्गापुर औद्योगिक कस्बों में से छोटा नागपुर पठार स्थित है कहाँ पे? तो वो रांची में स्थित है। और भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है? सूती कपड़ा उद्योग। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ तो वो कुटीर उद्योग। और यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है किसमें? उर्वरक उत्पादन में किया जा सकता है। सेल, भेल, ओएनजीसी, एसआरआईएल में से वह एक जो अन्य जैसा नहीं है। तो एसआरआईएल जो है ये सभी की तरह नहीं है, मतलब इन तीनों की तरह नहीं दिया है। बोगाईगांव रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी तथा एसआरआईएल लिमिटेड में से निजी क्षेत्र की है। तो एसआरआईएल लिमिटेड जो है ये निजी क्षेत्र की है। अब इसको हम नायरा एनर्जी लिमिटेड कहते हैं। अब भारत की तेल कीमतों का निर्धारण होता है तेल कंपनियों द्वारा। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला कब? तो वो मिला 2013 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के उस शहर में स्थित है जिसे कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मलजखंड कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए। और किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं क्या? पूंजी निवेश, व्यवसाय आवक तथा बिजली की खपत। ये चीज़ सही दी गई है यहाँ पे नीचे। प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई 1854 में बम्बई के पास महाराष्ट्र में। प्रथम मशीन निर्मित कागज 1832 दिसरा पश्चिम बंगाल का विनिर्माण हुआ। और प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में हुई मद्रास के पास तमिलनाडु में। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण में से एक गतिविधि सम्मिलित नहीं है। तो वो है निर्माण।
उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष क्या हो गया है, तो वो हो गया 2016। किसका? औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बीएसएनएल, एनटीपीसी, बीएचईएल तथा भारतीय स्टेट बैंक में एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है, तो किसमें? बीएसएनएल में। सही सुमेलित दिए गए हैं। बीएसएनएल टाटा समूह, ये अडानी समूह का है। और सीएमसी लिमिटेड, तो ये टाटा समूह का है। रिलायंस समूह, ये आईपीसीएल का है। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है और सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यात में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो हार्डवेयर में भारत का सशक्त आधार नहीं है, सॉफ्टवेयर में ही है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है यहाँ पे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। इसमें प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या इसकी सही नहीं करता है। उसके बाद फिर एक कथन कारण का प्रश्न है। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त क्षेत्र के रोजगार सृजित नहीं कर पाई इसलिए उनका विनिवेश किया जा रहा है। विनिवेश के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अपने जो सेशन में हमारा आएगा आगे वाले उसमें। तो इसमें ये जो वर्ड है इनको सारा अच्छी तरीके से डिटेल करके पूरी तरीके से, तो ये है यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। इसके बाद भारत में उदार उद्योग नीति अपनाई गई है। तो उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई कब? 1991 में। वह वित्तीय वर्ष जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ, तो 1991-92 में विनिवेश आरंभ हो गया था। एक उपक्रम है जो संलग्न है कहाँ पे? तो तेल अनुसंधान में है। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में सही कथन है क्या? तो नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना क्या है? एक पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो यहाँ पे पहला सही है, ये दूसरा गलत दिया है। कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में से नवरत्न में शामिल है तो कौन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में महारत्नों की संख्या कितनी है कंपनियों की? तो वो है 12। 12वें महारत्न के रूप में शामिल कंपनी कौन है? तो वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। एचएएल संबंधित है वायुयानों के उत्पादन से। नवरत्न का विचार संबंधित है तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से। और केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग की वित्तीय स्वायत्तता दी गई कितनी? तो अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक की दी गई है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई कब? तो प्रथम योजना में। और मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो वो वस्त्र नीति से है। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो अर्जुन सेन गुप्ता। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई थी, मदद करता है किस चीज़ की? तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में। इसके बाद भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना है। भारत के राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वो कौन कौन से हैं? तो मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग हैं। वर्तमान में विश्व कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो वो 7वां है। तो यहाँ पे रिलायंस मुकेश अंबानी, एयरटेल सुनील भारती मित्तल, नैनोकार रतन टाटा और विप्रो अजीम प्रेम जी। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, तो दोनों ही कथन सही हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को प्रोत्साहित कर रही है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना उपलब्ध कराना तथा खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु।
भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में से एक भारत की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है क्या? तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम। ये सही सुमेलित दिया गया है। एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं, कमजोर वर्गों की उन्नति और सार्वजनिक सीमित कंपनी यानी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या इसमें रहती है। BIFR संबंधित है किससे? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योग कहा गया है यानी कोर इंडस्ट्री कहा गया है। ये कौन कौन से उद्योग हैं? तो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है, सीमेंट है और तैयार इस्पात है। तो इन 8 के नाम आप याद रखिएगा। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास की जिम्मेदारी किस पे है? तो वो ITDC पर है। वो वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या है क्या है? यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहल है क्या? तो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो वो हथकरघा है। और उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। इससे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हुआ है कौन सा? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हुआ है ये। और क्योंकि हरित क्रांति का भी सबसे ज़्यादा जो अगर हम कहें एडवांटेज तो वहीं पे मिला है। गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड है? तो औद्योगिक रुग्णता की समस्या से। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच से। और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। और तारापुर समिति बैंकों में पूंजीगत खाते की रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु ग्राहक सेवा पर। ठीक है। और इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। सूचना तकनीक नीति कब बनी? तो 2000 में बनी। खनिज नीति बनी 2011 में और होटल नीति बनी 2006 में और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति बनी 2010 में। तो ये उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी लगभग प्रश्न आए थे वो सारे हमने यहाँ पे किए। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन इकोनॉमी का होगा वो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेवाएं, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न हम अपने नेक्स्ट सेशन में वो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे लास्ट ईयर वो सारे कवर्ड किए गए और आप इतना कर लेंगे। इसके बाद NCERT में इसमें कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस अभी नहीं किया है कि जैसे कि नवरत्न कंपनी कौन सी होती हैं, महारत्न कंपनी कौन सी होती हैं, निवेश क्या होता है, विनिवेश क्या होता है। तो इन सब वर्ड के बारे में डिस्कशन हम अपने आगे के सेशन में करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी चीज़ें कवर्ड होती रहेंगी। ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।